कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जब कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो जाते हैं स्टॉक इन ट्रेड में तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके बारे में हाईलाइट करते हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 रीड आउट करने में पता चलता है व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे कि प्रैक्टिकल उदाहरण क्या है जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रैक्टिकली कब देखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक उदाहरण क्रिएट करते हैं। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ ए बिल्डिंग, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ ए बिल्डिंग एंड मिस्टर एक्स वो बिल्डिंग को पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अब मुझे बताइए मिस्टर एक्स के लिए वो बिल्डिंग कैपिटल एसेट है कि नहीं है। आप बोलोगे सर कैपिटल एसेट का डेफिनेशन होता है सेक्शन 2 क्लॉज 14 जो बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिस्ट का कॉम्बिनेशन में कंक्लूड होता है, और पर्सनल पर्पस के लिए जो बिल्डिंग हेल्ड किया जाता है वो नेगेटिव लिस्ट में तो आता नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 14 का जो नेगेटिव लिस्ट है उसमें तो आता नहीं, मतलब वो पॉजिटिव लिस्ट में आ सकते हैं। और पॉजिटिव लिस्ट क्या बताता है, पॉजिटिव लिस्ट बताता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बिल्डिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, यस बिल्डिंग प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी चीज जो बेचा जा सकता है, बिल्डिंग को बेचा जा सकता है, इसलिए बिल्डिंग इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज अ कैपिटल एसेट, मतलब बिल्डिंग इज ऑल्सो ए कैपिटल एसेट। तो क्या हो गया, मिस्टर एक्स ओनर ऑफ द बिल्डिंग एंड मिस्टर एक्स वो बिल्डिंग को पर्सनल पर्पस के लिए हेल्ड कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स के लिए वो बिल्डिंग माना जाएगा कैपिटल एसेट। अभी मिस्टर एक्स मान लीजिए आज से एक नया धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट का कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए अगर रियल एस्टेट का कारोबार मिस्टर एक्स स्टार्ट करेगा तो मिस्टर एक्स के लिए स्टॉक इन ट्रेड क्या माना जाएगा। आप बोलोगे सर फ्लैट जमीन ये सब माना जाएगा मिस्टर एक्स के लिए स्टॉक इन ट्रेड। मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपना पर्सनल पर्पस के लिए जो बिल्डिंग को हेल्ड कर रहे थे वही बिल्डिंग को उठा के लेकर आया बिजनेस में बेचने के लिए। मिस्टर एक्स पर्सनल पर्पस के लिए जो बिल्डिंग को हेल्ड कर रहे थे वही बिल्डिंग को उठा के लेकर आया बिजनेस में बेचने के लिए। तो वो बिल्डिंग जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहे थे वो क्या हो गया, वो बिजनेस में आके स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, बिजनेस का हिस्सा बन गया और बिजनेस में वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। अभी तो वो कैपिटल एसेट है नहीं, बिकॉज कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में नेगेटिव लिस्ट में स्टॉक इन ट्रेड फॉल करता है। तो अगर बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड बन गया, बिल्डिंग कोई भी हालत में कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। अभी क्या हो गया बताओ, जो चीज कैपिटल एसेट था वो कन्वर्ट हो गया स्टॉक इन ट्रेड में, तो कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। इसमें टैक्स का इंप्लीकेशन क्या है ये हम लोगों को गाइड करेगा सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 को स्टार्ट करते हैं। अब लैंग्वेज को फॉलो कीजिए, पहले हेडिंग दे रहे कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसमें टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, टैक्स ट्रीटमेंट ये हम लोगों को बताएगा सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। नाउ कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ये ट्रांसफर माना गया है, कन्वर्शन को ट्रांसफर माना गया है सेक्शन 2 क्लॉज 47 सब क्लॉज 4 में। सेक्शन 2 क्लॉज 47 सब क्लॉज 4 बता रहे कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज अ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन में ये कवर हो गया। अभी चलिए सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 का लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 का लैंग्वेज क्या हो रहा है, ये लैंग्वेज सेम है जैसे आपने देखा था सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ए में। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ए का जो लैंग्वेज था वही लैंग्वेज यूज होगा सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में स्टार्टिंग में। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग contained in subsection 1 बता रहे कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में जो कंटेंट है उस कंटेंट के साथ अगर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 का कंटेंट का कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 का कंटेंट को ही फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का जो कंटेंट है, सबसेक्शन 1 मतलब सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का जो कंटेंट है उस कंटेंट के साथ अगर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 का कंटेंट का कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो सबसेक्शन 2 का कंटेंट को ही फॉलो किया जाएगा। ये कौन बता रहा है, सबसेक्शन 2 ही बता रहा है। मतलब सबसेक्शन 2 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर सबसेक्शन 1। ये पता कैसे चलता है, नॉटविथस्टैंडिंग वर्ड से, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से, और अब नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के बारे में बहुत बार सुन लिया है।
तो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से पता चलता है कि सबसेक्शन 2 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर सबसेक्शन 1। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स और गेन्स arising from transfer by way of conversion by the owner of a capital asset into or its treatment by him as stock in trade of the business carried on by him shall be chargeable in income tax as income of the previous year in which क्या लिख रहे हैं देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। इसका मतलब तो समझ में आ गया कि सबसेक्शन 1 का जो कंटेंट है उस कंटेंट के साथ सबसेक्शन 2 का कंटेंट का कॉन्ट्राडिक्शन होगा। अभी सबसेक्शन 2 का जो कंटेंट है वो हम लिख रहे हैं। सबसेक्शन 1 का कंटेंट आप जानते हो। सबसेक्शन 1 का कंटेंट क्या होता है? सबसेक्शन 1 का कंटेंट बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर इनकम सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के थ्रू कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल हो जाएगा जब वो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का दिया हुआ 5 कंडीशन को फुलफिल करेगा। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 बताता है कोई एक पर्टिकुलर इनकम सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के थ्रू कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल हो जाएगा जब वो इनकम सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का दिया हुआ 5 कंडीशन को फुलफिल करेगा। और वो 5 कंडीशन क्या था? वो 5 कंडीशन था एसएससी के पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, सेकंड कंडीशन था कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए, थर्ड था ट्रांसफर मस्ट हैव बीन इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, फोर्थ था ट्रांसफर से गेन अराइज होना चाहिए और वो गेन एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए, ये था फिफ्थ। ये 5 कंडीशन अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम फुलफिल करेगा तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के थ्रू कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल हो जाएगा। ये था 45(1) का कंटेंट। अभी 45(2) का कंटेंट लिख रहा है। ये दोनों में अगर कंट्राडिक्शन होगा तो 45(2) ही जीतेगा, मतलब 45(2) को ही फॉलो करना पड़ेगा। और 45(2) का कंटेंट क्या बन रहा है? कंटेंट बन रहा है प्रॉफिट और गेन जो अराइज हो रहा है। कहां से अराइज हो रहा है? ट्रांसफर से। और ट्रांसफर कैसे हो रहा है? कन्वर्शन से हो रहा है। किस चीज का कन्वर्शन हो रहा है? कैपिटल एसेट का कन्वर्शन हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, नहीं तो कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड के रूप में। क्या बता रहे हैं? इधर तो कन्वर्शन हो रहा है कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, नहीं तो ट्रीटमेंट हो रहा है कैपिटल एसेट का एज ए स्टॉक इन ट्रेड। देन क्या होगा? प्रॉफिट्स और गेन्स जो कंप्यूट होगा, कैसे कंप्यूट होगा? हम आ रहे हैं प्रॉफिट्स और गेन जो कंप्यूट होगा शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच such stock in trade is sold or otherwise transferred from business carried on by him हाईलाइट को देखिए, क्या चीज चार्जेबल हो रहा है? प्रॉफिट और नहीं तो गेन। प्रॉफिट और गेन कैसे कंप्यूट होगा वो हम आगे जाके देखेंगे।
प्रॉफिट और गेन चार्जेबल हो रहे इनकम टैक्स में। कौन सा प्रॉफिट और गेन? वो प्रॉफिट और गेन जो अराइज हो रहे ट्रांसफर से। किस चीज का ट्रांसफर? इधर तो कन्वर्शन हो रहा है कैपिटल एसेट का इनटू स्टॉक इन ट्रेड, नहीं तो ट्रीटमेंट हो रहे कैपिटल एसेट का एज ए स्टॉक इन ट्रेड। इधर तो कन्वर्शन हो रहे कैपिटल एसेट का इनटू स्टॉक इन ट्रेड, नहीं तो ट्रीटमेंट हो रहे कैपिटल एसेट का एज ए स्टॉक इन ट्रेड। तो कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये वाला जो ट्रांसफर है, मतलब ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है? इधर तो कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, नहीं तो ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इस चीज को हम ट्रांसफर बोले, ये वाला ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर बोले। इस ट्रांसफर से जो प्रॉफिट और गेन अराइज हो रहा है वो प्रॉफिट और गेन चार्जेबल होगा इनकम टैक्स में। बट कौन सा ईयर में चार्जेबल होगा? जिस ईयर में कन्वर्शन हुआ है और ट्रीटमेंट हो रहा है उस ईयर में नहीं। जिस ईयर में कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, नहीं तो जिस ईयर में कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, वो पर्टिकुलर ईयर में हम इनकम नहीं मानेंगे। हम इनकम मानेंगे वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का जिस प्रीवियस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, नहीं तो कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड के रूप में। तो जिस पर्टिकुलर ईयर में स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस से ट्रांसफर हो जाएगा और सेल हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ईयर का इनकम माना जाएगा। जैसे उदाहरण देने में आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स नाम का एसएससी ने बिल्डिंग को ओन कर रहे थे और बिल्डिंग को इन्होंने परचेज किया था, मान लीजिए 3 अप्रैल 2005 में परचेज किया था। क्लियर? ये बिल्डिंग पर्सनली यूज हो रहे थे। तो मिस्टर एक्स के लिए ये बिल्डिंग क्या था? मिस्टर एक्स के लिए ये बिल्डिंग था कैपिटल एसेट। नाउ कैपिटल एसेट था एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 14, ये कैपिटल एसेट था। यही बिल्डिंग को मिस्टर एक्स ने कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, नहीं तो ट्रीट किया स्टॉक इन ट्रेड के रूप में। कौन सा दिन में? मान लीजिए 5 जून 2015 के दिन में। ये कौन सा पीवीएस ईयर है? 2015-16 पीवीएस ईयर में। तो बिल्डिंग क्या हो गया? जो कैपिटल के रूप में बिल्डिंग को हम लोग हेल्ड कर रहे थे, वही बिल्डिंग कन्वर्ट हो गया स्टॉक इन ट्रेड में। तो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है इस पर्टिकुलर डेट में। कौन सा डेट? 5 जून 2015 के डेट में कन्वर्ट हुआ है। और ये स्टॉक इन ट्रेड सेल हो रहा है बिजनेस से और अदरवाइज ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस से। कौन सा दिन में? मान लीजिए 9 नवंबर 2019 के डेट में। ये कौन सा पीवीएस ईयर है? 2019-20। तो बोलिए कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ था स्टॉक इन ट्रेड में कौन सा पीवीएस ईयर में? 15-16। तो 15-16 ईयर का ही ट्रांसफर माना जाएगा। ट्रांसफर तो हुआ है 15-16 में, क्योंकि कन्वर्शन को हम ट्रांसफर मानेंगे और कन्वर्शन हुआ है 15-16 पीवीएस ईयर में, मतलब ट्रांसफर भी हुआ है 15-16 पीवीएस ईयर में। बट स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस से सेल हो रहा है कौन सा पीवीएस ईयर में? 19-20 में। तो 19-20 में हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ट्रांसफर तो माना जाएगा 15-16 का, बट इनकम माना जाएगा 19-20 का, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिखा है देखो, शैल बी चार्जेबल इन इनकम टैक्स एज इनकम। इनकम में चार्ज होगा, इनकम टैक्स में चार्ज होगा इनकम के रूप में। कौन सा पीवीएस ईयर में? द पीवीएस ईयर इन विच, इस पीवीएस ईयर में हम लोग इनकम मानेंगे। ये कन्वर्शन से जो प्रॉफिट और गेन अराइज करेगा वो प्रॉफिट और गेन को हम लोग इनकम मानेंगे। कौन सा पीवीएस ईयर का? जिस पर्टिकुलर पीवीएस ईयर में सेल हुआ है स्टॉक इन ट्रेड, नहीं तो ट्रांसफर हुआ है स्टॉक इन ट्रेड। बात क्लियर हो गई? मतलब क्या बन रहा है? मतलब बन रहा है कि ट्रांसफर माना जाएगा 15-16 का, बट इनकम माना जाएगा 19-20 का। तो इनकम कौन सा साल का माना जा रहा है? इनकम माना जा रहा है वो साल का जिस साल में स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअल में बिजनेस से सेल हो रहा है। उस साल में कैपिटल गेन का इनकम भी जनरेट करेगा
और पीजीबीपी का इनकम भी जनरेट करेगा, क्योंकि स्टॉक अगर बिजनेस से सेल हो रहा है तो पीजीबीपी का इनकम तो आएगा ही 1920 में, ये तो नॉर्मल बात है। बट कैपिटल गेन का इनकम भी 1920 का ही कैलकुलेट किया जाएगा। बात क्लियर हो गया यहां तक? ट्रांसपोर्ट तो 15 16 का है, बट इनकम 1920 का ही माना जाएगा। अभी कैसे कैलकुलेशन को करेंगे? कैलकुलेशन करने में आगे का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन को स्टार्ट कर देते हैं एक बार। इसके नीचे और 2 लाइन हम बताएंगे, कैलकुलेशन के टाइम में ही बता देंगे, अभी करने का जरूरत नहीं है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसके नीचे और भी 2 लाइन आएगा। सेक्शन नंबर 48 में कैलकुलेशन दिया है। सेक्शन 48 बताता है मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जब कंप्यूट करेंगे 48 का हिसाब से कंप्यूट करेंगे, और 48 का स्टार्टिंग लाइन होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू को लिया जाएगा, वो वाला बात को लेकर आगे का 2 लाइन होना चाहिए। ये 2 लाइन हम जब 48 का कंप्यूटेशन करेंगे तभी डिस्कस कर देंगे। क्लियर? तो कंप्यूटेशन किया जाएगा 48 का हिसाब से। चलो कंप्यूटेशन को करते हैं, इसको हटा रहे। नाउ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अच्छा, कंप्यूटेशन कौन सा सेक्शन के हिसाब से हो रहा है? अब बताओगे सर सेक्शन 48 का हिसाब से कंप्यूटेशन होगा। ऑफ कैपिटल गेन, कौन सा कैपिटल गेन? चार्जेबल, वो वाला कैपिटल गेन जो चार्जेबल है टू इनकम टैक्स एज पर सेक्शन 45(2). क्लियर हो गया? तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन किसका कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं? ऑफ, एसएससी का नाम लिखेंगे, फॉर द प्रीवियस ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर में कौन सा ईयर आएगा? द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज एक्चुअली transferred oblique sold relating to the assessment year। assessment year कौन सा ईयर होगा? the financial year next following the previous year। कंप्यूटेशन जब करेंगे तो एक पर्टिकुलर्स, एक अमाउंट का कॉलम। ना स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर सेक्शन 48 में कंप्यूटेशन में स्टार्टिंग में लिखना होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। वेरी गुड, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन received or accruing as a result of transfer of capital assets। ये मतलब कैपिटल एसेट। तो यहाँ पे अमाउंट लेंगे। आप बोलोगे सर कौन सा अमाउंट लिया जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब कौन सा अमाउंट कम लेंगे? एक्चुअल में तो सेल हुआ नहीं है, ये तो कन्वर्ट हुआ है, तो अमाउंट कहाँ से लेंगे? हाँ, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में जो लास्ट 3 लाइन है वो आपको गाइड करेगा। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 का लास्ट 3 लाइन बता रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन, fair market value of the asset on the date of conversion shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of section 48।
फिर बता रहे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये जो डीम्ड टू बी बोल रहे हैं मतलब नोशनल कंसिडरेशन ले रहे हैं, एक्चुअल कंसिडरेशन तो है ही नहीं, ये तो नोशनल कंसिडरेशन ले रहे हैं। नोशनल कंसिडरेशन कहाँ कहाँ ले रहे, आप जानते हो, आपने 45(1)(a जब किया था ऐसा ही हमने दिखाया था 45(1)(a में कंप्यूटेशन। 45(1)(a का कंप्यूटेशन में भी हमने फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 बोलकर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को सम अप किया था। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जब सम अप किया था फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 से स्टार्ट किया था, वहां भी हमने बताया था शैल बी डीम्ड टू बी, माना जाएगा, मतलब नोशनल कंसिडरेशन। तो नोशनल कंसिडरेशन कहाँ कहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं। नोशनल कंसिडरेशन कहाँ आ रहा है, एक तो आ रहा है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A में नोशनल कंसिडरेशन आ रहा है। अभी आपने देख रहे हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में आ रहा है। हम आपको बता रहे 45(3) में भी आएगा नोशनल कंसिडरेशन और 45(4) में भी आएगा नोशनल कंसिडरेशन। एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं आ रही है सब सेक्शन में। ये सब सेक्शन में 48 का कंप्यूटेशन करने के टाइम में आप देखोगे नोशनल कंसिडरेशन आ रहे। और भी हम आपको बता रहे सेक्शन 46(2) इसमें भी नोशनल कंसिडरेशन आएगा। फिफ्थ प्रोवाइसो टू सेक्शन 48, फिफ्थ प्रोवाइसो टू सेक्शन 48 इसमें भी नोशनल कंसिडरेशन आएगा। आगे जाके और भी नोशनल कंसिडरेशन देखेंगे, बट ये 45 के आसपास का नोशनल कंसिडरेशन आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये सारा सेक्शन में हम नोशनल कंसिडरेशन को लेंगे, फिर सब जब 50 वगैरह करेंगे उसमें भी नोशनल कंसिडरेशन आएगा, हम आपको दिखाएंगे। अभी फॉर द टाइमिंग इस लिस्ट को याद रखना पड़ेगा कि ये सब में हम एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं ले रहे, नोशनल कंसिडरेशन ले रहे, इनको हटा रहे हैं। तो बोलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको हम मानेंगे, डेट ऑफ कन्वर्शन में। डेट ऑफ कन्वर्शन में एसेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू था, डेट ऑफ कन्वर्शन जिस दिन में ट्रांसफर हुआ है, मतलब जिस दिन में एक्चुअल में स्टॉक इन ट्रेड सेल हो रहा है बिजनेस से, उस दिन का बात नहीं हो रहा है, जिस दिन में कन्वर्शन हुआ था, जिस दिन में कन्वर्शन हुआ था कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में, नहीं तो जिस दिन में हमने ट्रीटमेंट किया था कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू जो था एसेट का वही वैल्यू को लिया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए। क्लियर, वो लिया जाएगा क्योंकि वो तो एक्चुअल है ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं डिम्ड और नोशनल कंसिडरेशन। डिम्ड कंसिडरेशन भी बोला जाता है, नोशनल कंसिडरेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, आप बोलोगे सर लेस करोगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो यही फॉलो होगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली in connection with such transfer। तो इसको माना जाता है नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन। अच्छा, नेट कंसीडरेशन के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे सर नेट कंसीडरेशन के नीचे हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म हो गया तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करते हैं। आप बताओ इंडेक्सेशन करने के लिए यहां पे हम इंडेक्सेशन कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा। आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा बताओ मुझे। आप बोलोगे सर नीचे की तरफ आएगा CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, और ऊपर में क्या लेंगे CII ऑफ, ये जो इंडेक्सेशन लेंगे CII लेंगे कौन सा ईयर का लिया जाएगा, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उस ईयर का, जो जिस ईयर में इनकम माना जा रहा है उस ईयर का। अगर 15-16 में कन्वर्ट हुआ है
कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, बट वो स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस से एक्चुअल में सेल हो रहा है कब? बिजनेस से एक्चुअल में सेल हो रहा है 1920 में। तो 1920 का सीआईआई लेंगे कि 15-16 का सीआईआई लेंगे? जिस साल, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर कंप्लीट हुआ है, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर कंप्लीट हुआ है उस प्रीवियस ईयर का सीआईआई लिया जाएगा, कि जिस ईयर में हम लोग स्टॉक इन ट्रेड को बिजनेस से सेल कर रहे हैं, मतलब जिस ईयर का इनकम माना जा रहा है उस ईयर का सीआईआई लेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे सीआईआई लिया जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करके। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग का जरूरत पड़ता है। कुछ केस में 12 महीना तक क्या होता है, कुछ केस में 12 महीना तक माना जाता है शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर होने में लॉन्ग टर्म। कुछ केस में 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज्यादा होने में लॉन्ग टर्म। कुछ केस में 36 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा होने में लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो कैटेगराइजेशन है डिपेंडिंग ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लिया जा रहा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको बता रहे हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब जिस दिन आपने कैपिटल एसेट को एक्वायर किया था उस दिन से जिस दिन कन्वर्ट हो रहे, जिस दिन कन्वर्शन हो रहा है कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में, नहीं तो जिस दिन ट्रीटमेंट हो रहा है कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है उस दिन तक, जिस दिन आपने एक्वायर किया था उस दिन से जिस दिन ट्रांसफर है उस दिन तक पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाता है। अब बोलो इंडेक्सेशन कौन सा ईयर का लिया जाएगा? आप बोलोगे सर अगर ट्रांसफर हो रहा है 15-16 में तो इंडेक्सेशन तो 15-16 तक ही मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो ट्रांसफर तक मिलता है, तो यहाँ पे ट्रांसफर अगर हो रहा है 15-16 में तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी 15-16 तक मिलेगा, मतलब जहां पीरियड ऑफ होल्डिंग खत्म हो रहा है वहां तक ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? हम लोग इनकम को तो कंप्यूट करेंगे 1920 में, बट इंडेक्सेशन लिया जाएगा कब तक? इंडेक्सेशन लिया जाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर तक। क्लियर? तो हम लेंगे सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब कॉन्वर्शन ईयर। क्लियर हो गया? और एक चीज आप लेस करते हो, बताओ क्या लेस करते हो? आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। गुड। अब बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे आप कैलकुलेट करते हो? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो। क्या मल्टीप्लाई करते हो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर रहे थे बताओ? आप बोलोगे नीचे तो रहता है सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, ऊपर में क्या लिखते हो? सीआईआई ऑफ सेम ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब कॉन्वर्शन। तो ये हो गया आपका इंप्रूवमेंट वाला कैलकुलेशन। बाहर भेजो। तो अभी जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रॉस लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, अभी ये जो रिकॉर्डिंग चल रहा है ये रिकॉर्डिंग लॉकडाउन पीरियड में चल रहा है, और लॉकडाउन पीरियड में ये पेन आप देख रहे हो, पेन में दिक्कत खड़ा हो रहा है, पेन परचेज नहीं कर पा रहे ड्यू टू लॉकडाउन, और ये लॉकडाउन पीरियड में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसलिए पेन में थोड़ा दिक्कत होगा, आपको साथ देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये दिक्कत को लेकर ही हम लोग रिकॉर्डिंग आगे करते रहेंगे, और आगे भी ऐसा दिक्कत आएगा। नाउ ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट लॉन्ग टर्म, ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नहीं तो ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहां से हम लेस क्या करेंगे? यहां से हम लेस करेंगे एग्जामिशन को। इसको बताया जाता है नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एज द केस में भी इसको टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी माना जाता है। तो यहां तक खत्म हो गया ये बात। तो कैलकुलेशन हो रहा है उस साल जिस साल एक्चुअली बिजनेस से स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, बट कैलकुलेशन कौन सा साल का हो रहा है? जिस ईयर ट्रांसफर हुआ है उस साल का, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी ट्रांसफर ईयर तक ही लिया जाएगा। ये बात याद रखना पड़ेगा। ये जो कैपिटल गेन को हम लोग टैक्सेबल करेंगे, ये टैक्सेबिलिटी का रेट क्या होगा? ये टैक्सेबिलिटी का रेट ट्रांसफर ईयर का जो रेट था वो लिया जाएगा,
कि जिस ईयर में आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब जिस ईयर का इनकम मान रहे हो, कौन सा ईयर का इनकम मान रहे हो, जिस ईयर में स्टॉक एक्चुअली बिजनेस से सेल हो रहा है उस ईयर का रेट को लिया जाएगा। जिस ईयर में इनकम मान रहे हो उस ईयर का रेट को लिया जाएगा, मतलब जिस साल एक्चुअल में स्टॉक बिजनेस से सेल हो रहा है उस साल के लिए जो एप्लीकेबल रेट है वो रेट को लिया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आगे जाके सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में जो देखा था उसका उल्टा पोजीशन को एक बार देख लेंगे। उल्टा पोजीशन का मतलब क्या होता है? उल्टा पोजीशन का मतलब होता है जब स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट होगा कैपिटल एसेट में, जब स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट होगा कैपिटल एसेट में तब क्या किया जाएगा। यह बात पीजीबीपी में आता है सेक्शन 28 क्लॉज 6A। एक बार स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हुआ, टैक्स स्टेटमेंट क्या होगा, फिर वो कैपिटल एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया तब टैक्स स्टेटमेंट क्या होगा। ये दोनों हिस्सा पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन रेस्पेक्टिवली चैप्टर में कवर होगा। नाउ स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो रहे हैं कैपिटल एसेट में। बताइए कैपिटल एसेट कौन सा नेचर का एसेट होता है? आप बोलोगे फिक्स्ड एसेट होता है। कैपिटल एसेट का नेचर है फिक्स्ड एसेट। स्टॉक इन ट्रेड कौन सा नेचर का एसेट होता है? आप बोलोगे करंट एसेट। जनरल कॉन्सेप्ट है। नाउ स्टॉक इन ट्रेड एक्वायर किया था एसएससी ने ऑन 30 जून 2016 में फॉर ₹22 lakhs, ये एज्यूम कर रहे हैं। और जिस दिन कन्वर्ट हो रहे हैं उस दिन वही वाला एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू था, फेयर मार्केट वैल्यू एफएमवी ऑफ एसेट। एसेट कन्वर्ट कौन सा दिन में हो रहा है? डेट ले रहे, एसेट कन्वर्ट हो रहे 1 अप्रैल 2019 में। 1 अप्रैल 2019 कौन सा प्रीवियस ईयर होता है? आप बोलोगे सर 1920 प्रीवियस ईयर। गुड। और जिस दिन एक्वायर किया था 30 जून 2016 वो कौन सा प्रीवियस ईयर होता है? अब बताओगे प्रीवियस ईयर 16-17 होता है। गुड। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन जिस दिन कन्वर्शन हुआ था 1 अप्रैल 2019 ₹30 lakhs। तो देखिए स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हुआ है कैपिटल एसेट में, और स्टॉक इन ट्रेड जब कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है ये वाला कन्वर्शन पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। कैसे टैक्सेबल होता है? देखिए ₹30 - 22 इक्वल टू ₹8 lakhs taxable under the head PGBP as per section 28 as per section 28 clause 6A। क्लियर हो गया? अभी देखो ये कैपिटल एसेट को आप यूज कर रहे हो, कौन सा रूप में यूज कर रहे हो? अगर हम मानेंगे कैपिटल एसेट को यूज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, क्लियर है? नहीं तो आप कैपिटल एसेट को यूज कर रहे हो यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, क्लियर? अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहे हो तो देखना पड़ेगा कि एसेट कौन सा रूप में यूज हो रहा है। एसेट डिप्रिसिएबल है
कि नॉन डिप्रिसिएबल है, अगर डिप्रिसिएबल एसेट है तो इसका एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए तरीका क्या है? एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 43(1), इसी का बात हो रहे थे। एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 43(1). अच्छा, इसका हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन, कन्वर्शन के दिन में जो फेयर मार्केट वैल्यू था वही माना जाएगा एक्चुअल कॉस्ट एज पर एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 43(1). दैट इज ₹30 lakhs। क्लियर हो गया? नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होता नहीं। डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए एक्चुअल कॉस्ट का जरूरत पड़ता है। चाहे आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट करो, जो बेसिकली पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए अवेलेबल होता है, चाहे डेप्रिसिएशन आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के लिए आप वैल्यू मेथड में अप्लाई करो, जो बेसिकली कोई भी सेक्टर के लिए ओपन रहता है। पावर सेक्टर एंड नॉन पावर सेक्टर सबके लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ओपन रहता है। तो चाहे आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, चाहे आप स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, दोनों केस में ही एक्चुअल कॉस्ट का जरूरत पड़ता है। बट जब नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होता है एक्चुअल कॉस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज इसमें डेप्रिसिएशन होता नहीं। बट नॉन डेप्रिसिएबल एसेट अगर फ्यूचर में हम ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ट्रांसफर करने में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो निकल के आएगा। जितना में हम ट्रांसफर करेंगे वही होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से लेस करना पड़ता है एज पर सेक्शन 48 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे है ही नहीं, बिकॉज इसका तो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ही नहीं, ये तो कन्वर्ट होकर आया है, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करने का जरूरत पड़ गया। तो हम बताएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करेंगे, और इसमें हेल्प कौन करेगा? सेक्शन 49 सबसेक्शन 9 हेल्प करेगा। और सेक्शन 49 सबसेक्शन 9 क्या बता रहे हैं? बता रहे एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्शन, एज ऑन डेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्शन, दैट इज ₹30 lakhs। यही माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहे, सेम फिलोसफी फॉलो होगा, क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए जो एसेट यूज हो रहा है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा। उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो एक्चुअल कॉस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट वो एसेट अगर फ्यूचर में कभी भी ट्रांसफर करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल गेन का कॉन्सिक्वेंस आएगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करने के लिए तरीका क्या होगा? सेम तरीका होगा जो यहां पे फॉलो किया वो यहां पे भी फॉलो करेंगे। क्लियर? 49(9) का हिसाब से हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 के साथ सेक्शन 28 क्लॉज 6 है, एक्सप्लेनेशन ऑफ 1A टू सेक्शन 43, एक्सप्लेनेशन ऑफ 1A टू सेक्शन 43(1), और उसके साथ ही हो गया सेक्शन 49 सबसेक्शन 9। सेक्शन 28 क्लॉज 6A का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार देख लेते ये वाला कॉन्सेप्ट का और एक पार्ट। आपने डिस्कशन देखा है कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तब टैक्स ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा? कैपिटल इन हेड चैप्टर में। बट जब वो स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस से सेल किया जाएगा तो पीजीबीपी में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी पता करना चाहिए। अब बताइए पीजीबीपी में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा?
आप बताओगे सर स्टॉक इन ट्रेड को जब सेल करेंगे एक्चुअल जो सेल वैल्यू होगा वो लेंगे पीजीबीपी में, एक्चुअल सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा लिख देते, इसको हटा रहे। जब आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल कर रहे हो, कन्वर्ट हो गया कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अब ये स्टॉक इन ट्रेड को आप सेल कर रहे हो, तो पीजीबीपी में इनकम आप कितना बुक करोगे? पीजीबीपी में आप दिखाओगे, पीजीबीपी का इनकम जब हम लोग कंप्यूट करेंगे तो आप दिखाओगे एक्चुअल सेल वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एक्चुअल सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेस करोगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बोलो कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना आप दिखाओगे? अब बताओगे सर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ था। स्टॉक इन ट्रेड तो हमने मार्केट से नहीं खरीदा था, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करके जनरेट हुआ था। तो कैपिटल एसेट जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ था उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, कैपिटल एसेट जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ था उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वही फेयर मार्केट वैल्यू जो आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया था कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करने के टाइम में, वही आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानोगे ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का कॉस्ट मानोगे। तो हम यहां पे नीचे लिख के दे रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्शन, एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्शन of capital asset into stock in trade। और एक चीज हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, फिर जो रहेगा बैलेंसिंग फिगर, इसको हम मानेंगे इनकम पीजीबीपी का। बात समझ में आ गया? तो जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है, कैपिटल गेन हेड चैप्टर में हम ट्रीटमेंट करेंगे और फिर वो स्टॉक इन ट्रेड जब सेल होगा बिजनेस से उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, और दोनों ट्रीटमेंट सेम प्रीवियस ईयर में होगा। जिस प्रीवियस ईयर में स्टॉक बिजनेस से एक्चुअल में सेल और ट्रांसफर हो रहा है, उसी प्रीवियस ईयर में पीजीबीपी का कंप्यूटेशन तो 100% होगा, फिर कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन भी उसी प्रीवियस ईयर में किया जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस से एक्चुअल में सेल और ट्रांसफर हो रहे हैं। ये बात क्लियर होगी? अभी हम उल्टा पोजीशन में आ रहे हैं। उल्टा पोजीशन मतलब वो वाला पोजीशन जहां दिखाई देगा कि जब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है, जो हमने पीजीबीपी करने के टाइम में डिस्कस ऑलरेडी किया है। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, सेक्शन 43 क्लॉज 1, सबसेक्शन नहीं बोलते बिकॉज 43 डेफिनेशन होता है। सेक्शन 43 क्लॉज 1 में जब एक्सप्लेनेशन किया था, एक्सप्लेनेशन 1 से एक्सप्लेनेशन 13, उसमें हम एक्सप्लेनेशन 1A का डिस्कशन करने के टाइम में पीजीबीपी में सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 1 एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन जब किया था, वहां पे एक्सप्लेनेशन 1 से एक्सप्लेनेशन नंबर 13 तक किया था। उसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 1A का टाइम में हमने वो डिस्कशन किया है जब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होगा तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर से एक बार इसको यहां पे रिवीजन कर लेते हैं आपका सुविधा के लिए। देखते चलिए, इसको हटा रहे। आप लोगों से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? जब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाता है और कैपिटल एसेट फ्यूचर में जाकर ट्रांसफर होता है, तब कैपिटल गेन कंप्यूट करने का जरूरत पड़ता है, और कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करने के लिए कैपिटल एसेट को कैटेगराइज करना जरूरी है। कैटेगराइजेशन मतलब वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिस है पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर बेस करके एसेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैटेगराइज होता है कैपिटल एसेट। नाउ जब स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल एसेट में और कैपिटल एसेट फ्यूचर में जाकर ट्रांसफर होगा, वो वाला कैपिटल एसेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होगा, कहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा और कहां जाकर पीरियड ऑफ होल्डिंग खत्म होगा, इसके बारे में आपको गाइड करेगा एक्सप्लेनेशन। कौन सा एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2 क्लॉज 42A। सेक्शन 2 क्लॉज 42A जो बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन होता है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन दिया है और एक्सप्लेनेशन आपको गाइड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग आइडेंटिफाई करने में। और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा? जब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है और वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है, वो कैपिटल एसेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा? एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं सेक्शन 28 क्लॉज 6 में जो सेक्शन 28 क्लॉज 6 में जो एसेट रेफर्ड है वो एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा डेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। डेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हुआ था उस दिन से पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग जाके खत्म होगा अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर तक। मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग इक्वल टू फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। और ये पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर बेस करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। ये क्लियर हो गया? नाउ एक फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। फंडामेंटल क्वेश्चन है, जब आपने सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 स्टार्ट किया था, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 स्टार्ट हो रहे थे नॉट स्टैंडिंग वर्ड से। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A भी स्टार्ट हुआ था नॉट स्टैंडिंग वर्ड से। आपको पता चलेगा सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A दोनों ही क्या किया? दोनों ने सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 को ओवरराइड किया था। अगर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के साथ सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 का कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो 45 2 ही जीतेगा। हमने 45 2 के केस में ये बात डिस्कस किया है। नाउ कॉन्ट्राडिक्शन कहां हो रहा है? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का कंटेंट के साथ सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 का कंटेंट का कॉन्ट्राडिक्शन कहां हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आप लोग जानते हो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में एक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल होता है, जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस साल का इनकम माना जाएगा। कैपिटल गेन ट्रांसफर ईयर का इनकम माना जाता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का हिसाब से। बट सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 ने डिफर किया। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 क्या बताया? अगर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 बता रहा है अगर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं तो कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, तब वो स्टॉक इन ट्रेड जब आप बिजनेस से एक्चुअल में सेल और ट्रांसफर करोगे, जिस साल एक्चुअल में स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस से सेल और ट्रांसफर होगा उस साल का इनकम माना जाएगा, ट्रांसफर ईयर का इनकम नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर जिस साल हो रहा है, ट्रांसफर मतलब जब कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, नहीं तो कैपिटल एसेट को आप स्टॉक इन ट्रेड के रूप में ट्रीटमेंट कर रहे हो। इधर तो कन्वर्ट हो रहा है नहीं तो ट्रीटमेंट हो रहा है। कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, नहीं तो कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड के रूप में। जिस साल ऐसा कन्वर्शन और ट्रीटमेंट हो रहा है उस साल ही तो ट्रांसफर ईयर माना जाएगा, क्योंकि कन्वर्सन और ट्रीटमेंट को ट्रांसफर माना गया है सेक्शन 2 क्लास 47 के थ्रू। तो जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कन्वर्सन और ट्रीटमेंट हो रहा है कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, उस पर्टिकुलर ईयर को ट्रांसफर ईयर माना जाएगा। बट सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 बता रहे ट्रांसफर ईयर का इनकम हम नहीं मानेंगे, हम तो इनकम मानेंगे उस साल का जिस साल वो स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअल में बिजनेस से सेल और ट्रांसफर होगा। तो स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस से एक्चुअल में जब ट्रांसफर और सेल होगा, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर और सेल होगा स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस से, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा। तो इस केस में 45(1) और 45(2) कॉन्ट्राडिक्शन किया तो आप बोलोगे सर 45(1) में लिखा हुआ है ट्रांसफर ईयर का इनकम माना जाएगा और 45(2) में लिखा हुआ है जिस साल सेल होगा स्टॉक इन ट्रेड का बिजनेस से पीजीबीपी से उस साल का इनकम माना जाएगा। तो दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन में कौन जीतेगा? आपको आंसर पता है, 45(2) में जो लिखा है वही जीतेगा। मतलब इन केस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड और इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जिस साल स्टॉक इन ट्रेड पीजीबीपी से सेल होगा उस साल का इनकम माना जाएगा ट्रांसफर ईयर का, मतलब कन्वर्सन ईयर का जिस साल कन्वर्ट हो रहा है और ट्रीटमेंट हो रहा है कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में, उस साल का इनकम नहीं माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गया कि कौन सा एंगल से सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 को ओवरराइट किया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 को। क्लियर है? इसको हम रिमूव करते हैं।